हेलो गाइस, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि आप ऐप पे कैसा पढ़ाते हैं, हमें उसका भी एक डेमो दे दीजिए। देखिए, फिर मैं आप लोगों के लिए पहले मैंने ये डिसाइड नहीं किया था, तो मुझे ये छोटी सी क्लिप अलग से बाद में एडिट करनी पड़ रही है कि तो मैंने अपनी ऐप वाली क्लास को आप लोगों को डेमो के रूप में अभी डिसाइड किया है। डेमो के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए जो हमारा बैच चल रहा है कि उसमें हम किस तरह का इंग्लिश लिटरेचर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस कैसी आपको पढ़ाई जा रही है, ये आप लोगों को डेमो के रूप में मिल जाएगा। पेड क्लासेस के अंदर मैं अपना ऐप पर कोई भी ऐड नहीं करता हूं। ये क्लिप मैं अलग से ऐड कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि एलटी ग्रेड की क्लासेस के अंदर आपको सारथी बैच में मिल रही हैं। एलटी ग्रेड की क्लास आपको सारथी बैच के अंदर समीर पाठशाला पर मिल रही हैं, जिसकी फीस आपकी 1999 है। ठीक है। आपको कोई भी कॉल, मैसेज या इंक्वायरी करनी है, वो आप 9368000671 नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारी ऐप समीर पाठशाला को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल, सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे अभी टीजीटी की तैयारी पर लगे हुए हैं, क्योंकि टीजीटी के पेपर की भी डेट आपकी आ गई है। तो टीजीटी का एग्जाम के लिए आप लोगों का रिसेंटली एक पेनिसिया जी बैच स्टार्ट किया गया है। उसकी फीस भी आप लोगों की 1999 ही है। 9368000671 नंबर है आप लोगों का, कोई भी इंक्वायरी करने के लिए भी, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को अपने ऐप वाली क्लास पर लेकर चलता हूं, जो मैंने आज यूट्यूब पर डेमो के रूप में डाली है। ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हूं। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। ये क्लिप तो मैंने अलग से आप लोगों के लिए ऐड की है। आइए चलते हैं ऐप के ऊपर। चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस सेशन में हम आर्म्स एंड द मैन को पढ़ने वाले हैं, जो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा आज भी नहीं, आज सबसे ज्यादा लंबा लेक्चर लग रहा है मुझे। ठीक है, ये है आपके सामने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। थोड़े से गुस्से में, थोड़े से नोटी से लग रहे हैं देखने में, है ना। बट ये इतने जेंटल पर्सन है कि ये रियलिटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनको ओनर में, दिखावे में, है ना, मजा नहीं आता। यानी कि अगर कोई इन्हें सम्मान भी दे ना, सम्मान का मतलब है कोई ऑनररी अवार्ड भी दे, तो ये मना कर देते हैं कि भाई ये सब चीजें दिखावे की चीज होती हैं, हम तो नेचुरली लोगों को सर्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सोच के पर्सन थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका एक प्ले एलटी ग्रेड में लगा हुआ है, जिसको हम आर्म्स एंड द मैन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साथ में जितने भी फैक्ट इनकी लाइफ के बारे में, इनकी बायोग्राफी में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, कमेंट मैं ऑफ कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए आप लोगों के, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। कमेंट आप लोगों के मुझे दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, इसलिए आप लोग पैनिक मत होना कि मेरा कमेंट इसको दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ मुझे दिखेंगे। ठीक है, तो आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के आर्म्स एंड द मैन को पढ़ेंगे, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहला फैक्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, इनका जन्म हुआ था 1856 में। जैसे ही आप लोगों ने 1856 देखा, तो आप लोगों के दिमाग में कौन सी सेंचुरी आती है, जरा बताओ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका जन्म 26 जुलाई को 1856 में ड्यूबलिन आयरलैंड में हुआ था। आप लोग ये बताइए कि ये किस सेंचुरी के राइटर थे। 1856 जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में क्या आता है? 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, क्या आता है? बहुत बढ़िया भाई यार। जी, ठीक है। इसको जो भी 1850 के बाद में, यानी कि 1850 के बाद में जितना भी सन आएगा, या तो हम सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कहेंगे, या उसे हम लेट 19th सेंचुरी कहेंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 19th सेंचुरी दिया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और एक चीज याद रखना आप लोग कि इसी के साथ साथ आप लोगों की 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर आई थी,
तो विक्टोरियन एज से बिलोंग करने वाले ये राइटर हैं। 1901 तक विक्टोरियन एज चली थी, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। तो 1856 में ये बोर्न हुए थे 26 जुलाई को। और अगर हम इनके फादर की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम था जॉर्ज कार शो। वो एक एल्कोहलिक पर्सन थे, मतलब शराबी टाइप के इंसान थे, है ना। और उन्हें अपने बिजनेस में भी सक्सेस नहीं मिली थी। जो वो बिजनेस करते थे, कौन मर्चेंट थे वो, उसमें भी उनको सक्सेस नहीं मिली थी, ठीक है। इनकी मदर का नाम लुसिंडा था, लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली शो इनकी मदर का नाम था। वो काफी अच्छी वुमेन थी, वो एक सिंगर थी, म्यूजिक टीचर थी। और इन्हीं की वजह से इनको आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट था। इन्हीं की वजह से हमारे राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी इन्फ्लुएंस मिला कि वो अपने, है ना, इसी में ही इनको इन्फ्लुएंस मिला कि इनका जो करियर है वो लिटरेचर में बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी पढ़ाई की, कि इन्होंने पढ़ाई जो है किस तरह से की थी। हाँ रोशनी, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ हवा में बोला है बिल्कुल सही हो, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्ब, अरे फिर हो ही गया। देखो, रोशनी कह रही है 1888 में मैंने ये कहा था कि कल भी, कि यूजीन ओनील जो है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। क्या वो पैदा होने होते ही लिखने लग गए थे क्या? ये बताओ। पैदा होते ही उनका बोर्न बेशक हुआ था, कभी भी हम बोर्न ईयर को नहीं देखते डियर, हम हमेशा राइटिंग से एज को लेकर चलते हैं। समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, अन्ना डिस्टर्ब हो जाए क्लास। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वेल्सली कॉलेज को ज्वाइन किया था डुबलिन में। लेकिन इन्हें फॉर्मल स्टडी जो थी वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद नहीं थी। फॉर्मल स्टडी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि स्कूल जाना, बैग लटकाकर कमर पे लेकर जाना, वहां पर जाकर सीक्वेंस में पढ़ाई करना, होमवर्क मिलना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। फॉर्मल यानी कि ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाई होती है उसको वो पसंद नहीं करते थे। वो सेल्फ एजुकेटेड थे, है ना, यानी कि सेल्फ पढ़ाई करते थे। वो लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ते थे, वो न्यूज़पेपर से नॉलेज लेते थे, वो मैगजीन से नॉलेज लेते थे। इन्होंने एक नहीं मल्टीपल स्कूल में जाकर कोशिश की पढ़ने की, लेकिन कहीं से भी इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। फिर फाइनली इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई को छोड़ दिया, पूरी पढ़ाई को छोड़ दिया कि मैं फॉर्मल स्टडी में इंटरेस्ट लूंगा ही नहीं। लेकिन देखो यहाँ लिखा है कि ही डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड आर्ट एंड लिटरेचर ड्यू टू हिज मदर्स इन्फ्लुएंस। अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उनको म्यूजिक में और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, अपनी मदर से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना इंटरेस्ट आर्ट और लिटरेचर की तरफ को दिखाया। हालांकि उन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल जो स्टडी थी वो नहीं की थी, ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की हम बात करें तो वाज ए प्लेराइट, यानी कि हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रामास को लिखते थे, वो एक क्रिटिक थे, वो एक पोलमिस्टिक थे, यानी कि कुछ भड़काऊ टाइप के वर्क भी वो लिखते थे, ठीक है। He was best known as one of the most influential dramatist of the 19th century। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के से बिलोंग करने वाले एक ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। अब जैसे विलियम शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर आप लोगों के 16th और 17th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले थे। वजह क्या थी, उनका जन्म 1564 में हुआ, ठीक है, 1564 में हुआ। तो उन्होंने भी पैदा होते ही लिखना नहीं शुरू कर दिया, 1587 के बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, है ना। तो इसीलिए वो 16th सेंचुरी के भी राइटर कहलाते हैं और 17th सेंचुरी के भी शेक्सपियर। ऐसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पैदा होते ही थोड़ी लिखना स्टार्ट कर दिया था, पहले बड़े हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में, है ना, लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और उनके काफी वर्क अर्ली 20th सेंचुरी में भी आए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आपके 19th और 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले राइटर हैं, ठीक है जी, समझ में आया। अभी तक के पॉइंट ये थे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म
1856 में हुआ था, ड्यूब्लिन नाम की जगह पर हुआ था, है ना? और ये आप लोगों के 19th और 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले राइटर थे। इन्हें फॉर्मल स्टडी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो इंडिविजुअली सेल्फ एजुकेटेड होना चाहते थे, वो लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ते थे, है ना? और वो जहां से भी नॉलेज मिले, ईदर दैट मे बी मैगजीन, है ना, न्यूज़पेपर, कोई भी बुक हो, उनसे वो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते थे। और वो आर्ट में और लिटरेचर में इस वजह से आ गए क्योंकि वो अपनी मदर से इन्फ्लुएंस थे। उनके पिताजी जो थे वो एक शराबी इंसान थे, और कौन फील्ड में कौन मतलब कौन बिजनेसमैन थे, वो कौन मर्चेंट थे, उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी। अब ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? इनकी मदर भी नहीं चाहती थी कि वो इनके पिता के साथ रहे, आगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इनके ओनर की बात कर लेते हैं, सम्मान की बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे राइटर थे जिन्हें सम्मान लेना, जिसे ओनर रिसीव करने में अच्छा नहीं लगता था, ठीक है जी? अच्छा नहीं लगता था। वो आरती चौधरी का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये ड्यूबलिन इंग्लैंड में है? नहीं, ये आयरलैंड में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड में पैदा हुए थे डियर, ठीक है? तो ओनर की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, तो सम्मान इन्हें लेना पसंद नहीं था। इन्होंने कई बार नोबेल प्राइज के लिए भी आनाकानी करी थी, लेकिन इन्होंने फाइनली नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट कर ही लिया था। नोबेल प्राइज इन्हें लिटरेचर के लिए जो मिला था वो 1925 में मिला था। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? इसके अलावा इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इन्हें अब ऑस्कर अवार्ड जो मिला था अपने वर्क पैगमेलियन के लिए मिला था। ये इनका एक प्ले है पैगमेलियन, इसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था 1939 में। लेकिन मेजर लिटरेरी अवार्ड विच ही रिसीव्ड वाज द नोबेल प्राइज, ठीक है? नोबेल प्राइज इनका सबसे बड़ा अवार्ड था जो इनको मिला था। चलिए, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं उन्हें ऑनर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना? तो वो उनको रिफ्यूज करते थे। तो कुछ स्कॉलर का ऐसा मानना है कि इन्हें एक बार नाइटहुड अवार्ड अवार्ड भी ऑफर किया गया था 1909 में, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लूंगा। लेकिन इस पे कुछ लोगों का डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि नाइटेड अवार्ड जो है इन्हें मतलब ऑफर किया गया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं किया गया था, ठीक है? तो ये डिस्प्यूटेड है, मिला तो था ही नहीं। ये बात सोच लो, मिला तो था ही नहीं। इन्होंने रिसीव किया या नहीं किया ये तो बात अलग है, मिला नहीं क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन ऑर्डर ऑफ मेरिट पे किसी को कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट को तो बिल्कुल लेने से मना कर दिया था, सेइंग सच टाइटल्स वर नॉट मीनिंगफुल टू मी। वो कहते हैं कि ऐसे टाइटल लेना मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे अवार्ड्स को, ऐसे टाइटल्स को लेना बिल्कुल पसंद नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था ऑर्डर ऑफ मेरिट को लेने के लिए, ठीक? अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, बेशक इनका जन्म आयरलैंड से हुआ था, आयरलैंड में हुआ था ड्यूबलिन नाम की जगह पर 1856 में, लेकिन इनकी डेथ जो हुई थी वो 2 नवंबर 1950 को हुई थी और इंग्लैंड के अंदर हुई थी, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हो गई। अब और आगे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो फादर थे, जॉर्ज कार शॉ, वो एक शराबी इंसान थे, ठीक है? तो ऐसे शराबी इंसान के साथ कोई भी औरत लंबे समय तक नहीं रुक सकती। वो एडजस्ट करने की कोशिश तो करती है, बट एक ना एक दिन ऊब ही जाती है और छोड़ के चली जाती है। तो ऐसा ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फादर के साथ भी हुआ। 1872 का जब टाइम आया, ठीक है, 1872 में इनकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो मदर थी, उन्होंने अपने बच्चों को लिया और वो बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई अपने पुराने लवर के पास, है ना? अब देखो, शराबी के साथ तो कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन जब बेटर ऑप्शन है तो चले जाते हैं। इनके पास लवर ववर भी रहते थे, 2-4 तो घूमते रहते थे उधर। तो जो भी अच्छा हो, सेटल्ड हो, उसको पास चले जाओ। तो उनका नाम था जॉर्ज ली, जिनके पास ये चली गई थी अपने हस्बैंड को छोड़कर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बेशक हम इन्हें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाम से जानते हैं, लेकिन इन द ईयर 1876 ही ड्रॉप्ड हिज नेम जॉर्ज। इन्होंने अपने
फर्स्ट नेम को ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि 72 में इनकी मदर इनके फादर को छोड़कर आ गई थी और इसी वजह से इन्होंने जॉर्ज 4 साल बाद जॉर्ज जो इनका टाइटल था या नेम था फर्स्ट नेम उसको छोड़ दिया था। बाद में इन्हें बर्नार्ड शॉ के नाम से ही जाना गया। ठीक है। अब अब 1876 से ही जब ये लंदन में आ गए थे अपनी मदर के साथ तो इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट करने के राइटिंग में अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यस नाउ आई विल स्टार्ट माय करियर इन राइटिंग एंड जर्नलिज्म। ठीक है। अब जब इन्होंने अपने प्लेस पर वर्क करना स्टार्ट किया तो सबसे पहला प्ले जो इनका स्टेज पे परफॉर्म किया गया उसको हम विडोअर्स हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विडोअर्स हाउस प्ले को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1892 में स्टेज के ऊपर। अच्छा एक चीज और कि ये पॉइंट आप लोगों को मैंने दोबारा इसलिए मेंशन किया है, मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस करा दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डिसलाइक टाइटल्स एंड ऑनर्स। उनको कोई भी टाइटल लेना, उनको सम्मानित अवार्ड लेना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट को मना कर दिया था लेने से। ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक हल्के फुल्के ड्रामेटिस्ट नहीं थे। इन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 60 से भी ज्यादा ओवर 60 ड्रामास को लिखे थे। कहीं कहीं एग्जैक्ट फिगर भी लिखा हुआ है 63, लेकिन 60 ड्रामा ओवर 60 ड्रामा इन्होंने लिखे थे। ठीक है। अगर हम जॉर्ज बर्नार्ड की शॉ की बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक टर्म को कोइन किया था जिसको हम बार डोल्ट्री कहते हैं। ये टर्म जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किसके लिए कोइन किया था जी? विलियम शेक्सपियर के लिए कोइन किया था। क्यों किया था? ये टर्म उन लोगों के लिए किया था जो जो एक तरह से विलियम शेक्सपियर के लिए अंधभक्त थे, ब्लाइंडली वर्शिप करते थे, उनको एक्सेसिव प्रेस करते थे, बहुत ज्यादा प्रेस करते थे। तो उनके लिए इस टर्म को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बार्डोल्ट्री टर्म को जो है कोइन किया था। आपको पता है बार्ड किसको कहते थे हम लोग? बार्ड ऑफ अवन, वो उनको कहते थे विलियम शेक्सपियर को। तो बार्ड को ही आगे इन्होंने बढ़ा दिया बाल्डोट्री, इस टर्म को कोइन कर दिया। ये नया टर्म है उन लोगों के लिए जो शेक्सपियर के लिए एकदम अंधभक्त टाइप के थे, कुछ गलत नहीं सुन सकते, यानी कि प्रेज ही प्रेज करते रहते थे। ठीक है। अब यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा था कि नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। यानी कि किंग लियर को इन्होंने, जो किंग लियर ट्रेजेडी थी विलियम शेक्सपियर की, उसको बहुत ज्यादा इन्होंने भी प्रेज किया था और कहा था कि ये इतनी बेटर ट्रेजेडी है, इससे बेटर ट्रेजेडी को नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा इन्होंने ट्वेल्थ नाइट के बारे में ये कोट बोला था कि आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ठीक है। कि वो भी एक ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले को लिखना चाहते हैं। चलिए रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर से एक बार चीजें मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म, पॉइंट नंबर 1 है, बर्नार्ड शॉ का जन्म जो हुआ था वो 26 जुलाई को हुआ था 1856 में। किस जगह पर? ड्यूबलिन आयरलैंड पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? जॉर्ज कार शो था। वो एक शराबी इंसान थे और कॉर्न मर्चेंट थे। इनकी मदर का नाम लूसिंडा था। ठीक है। और इन्हें फॉर्मल स्टडीज अच्छी नहीं लगती थी, ये करना पसंद भी नहीं करते थे, ये सेल्फ स्टडी करना पसंद करते थे। और ये राइटिंग के लिए किनसे इन्फ्लुएंस थे? अपनी मदर से, लूसिंडा से ही ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है जी। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दो तीन अरे पॉइंट तो लिखना भूल गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक राइटर थे। ठीक है। इन्हें पॉइंट नंबर 3 है, इन्हें 1925 में नोबेल प्राइज और 1939 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है जी। ये दो ऑनर मिले थे। पॉइंट ये है कि इन्होंने 4 नंबर ऑर्डर ऑफ मेरिट को क्या कर दिया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट को रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था लेने से। स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि इन्होंने नाइटहुड अवार्ड को भी मना किया था। ठीक है। और इनका सबसे पहला प्ले जो है उसको हम पैगमेलियन के नाम से कहते हैं, जो सबसे जिस सॉरी पहला प्ले नहीं, पैगमेलियन के नाम से इन्हें वो दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1939 में। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि इनकी जो डेथ हुई है
वो 1950 में हुई है, नवंबर के महीने में 2 नवंबर को इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब इनके पिता का नाम क्या था? जॉर्ज कार शो था। इसी वजह से इन्होंने अपने पिता को पसंद नहीं करते थे ये, तो जॉर्ज शब्द को इन्होंने 1876 में ड्रॉप कर दिया था। 1876 में इन्होंने अपने फादर के फर्स्ट नेम को ड्रॉप कर दिया था, और 1800 पॉइंट नंबर 7 है, 1892 में 1892 में एक वर्क आया था इनका, विडोवर्स हाउस, जिसको पहली बार क्या किया गया था? स्टेज किया गया था, स्टेज पे परफॉर्म किया गया था। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक टर्म था बारडोल्ट्री। बार ये बारडोलेट्री, ठीक है। हाँ जी, बारडोलेट्री टर्म था ये, जो इन्होंने कॉइन किया था। पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 में आप लोग ये कह सकते हो कि इन्होंने ये कहा था कि लियर जो है, किंग लियर जो है, वो एक बेटर ट्रेजेडी है, उससे बेहतर ट्रेजेडी कोई लिखी नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 10 ये है कि इन्होंने ये भी कहा था कि ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले ये लिखना चाहते हैं, इसको बहुत ही बेटर प्ले कहा था। ठीक है। 1939 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो एक्सेप्ट कर लिया था, वो एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक बताओ? ये टीजीटी की तरह नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। टीजीटी की तरह ये नहीं है। बता दो किसी को कोई दिक्कत परेशानी, पेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ हो रहा हो तो बताओ, दवाई दी जाएगी। ऑल क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। अब जरा सुनते हुए चलना, मैं आपको आगे चीजों को बताऊंगा। राइट, थैंक यू। बहुत बच्चे बड़ी शांति से सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत शांति से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को इनके जो प्ले हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आर्म सेंटीमैन। अभी तक मैंने आप लोगों को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को आर्म सेंटीमैन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो आर्म सेंटीमैन जो है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। ठीक है, इसको हम आर्म सेंटीमैन के नाम से जानते हैं। ये प्ले आप लोगों का जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ था, ये 1894 में हुआ था। देखो मैंने आप लोगों से कहा था ना, इनका जो अ, मतलब ये लेट 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अब बताओ ये 1894 कौन सा अर्ली सेंचुरी है? ये बिल्कुल खत्म होने जा रही है, इस वजह से इसे हम लेट 19th सेंचुरी कहते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन ये लेट 19th सेंचुरी 1894 में आप लोगों का प्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा इसके जोनर की बात करें तो ये एक कॉमेडी है। इस कॉमेडी को 3 एक्ट्स में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। अगर इसके हीरोइन की बात करें तो हीरोइन एक इसमें लड़की है, रेना, है ना, और इसके हीरो का नाम है ब्लंट सली। हालांकि इसे हम हीरो ना कहें, हीरो ना कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम इसे प्रोटागोनिस्ट कहें तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस प्ले के अंदर ब्लंट सली के अंदर ज्यादा हीरोइक क्वालिटी नहीं दिखाई जाती, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसे आप प्रोटागोनिस्ट ज्यादा कंसीडर करके चलें। लेकिन अगर ऑप्शन में ये प्रोटागोनिस्ट नहीं आया तो आप लोग इसे हीरो ही कंसीडर करके चलें। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रोटागोनिस्ट के बीच में और हीरो के बीच में डिफरेंसेस बता रखे हैं। राइट, सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेटिंग इसकी बल्गेरिया नाम की जगह से हुई है, बल्गेरिया नाम की जगह से इसकी सेटिंग है। और एंटागनिस्ट की बात करें तो सर्जियस नाम का एक पर्सन इस प्ले का एंटागनिस्ट है। ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता है कि हीरो में और प्रोटोगोनिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। चलो फिर से बता देता हूं। देखो आपने एक टर्म पढ़ा होगा हीरो, दूसरा टर्म पढ़ा होगा
प्रोटैगोनिस्ट। हीरो और प्रोटैगोनिस्ट में क्या टर्म डिफरेंस है? देखो, हीरो जो होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी चीजों को सैक्रिफाइस कर लेता है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक लड़की मार्केट जा रही है ना? उसको 4 गुंडे छेड़ने के लिए आते हैं, ठीक है? और अक्षय कुमार कहीं से कूद के आ जाते हैं और वो लड़की को जानते तक नहीं, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर उस लड़की को बचा लेते हैं। फिर लड़की कहती है, मैंने तो 4 दिन से खाना भी नहीं खाया। अक्षय कुमार टमाटर ले जा रहे थे घर पे, है ना? अदरक ले जा रहे थे, सब खाने के लिए उस लड़की को दे दिया। तो यानी कि उस लड़की को जानते नहीं थे, उस लड़की को उन्होंने बचाया, खाने के लिए खाना दिया। तो ये कैसी क्वालिटी है? एक हीरोइक क्वालिटी है, सैक्रिफाइस वाली है, यानी कि बिना भेदभाव के, बिना किसी लालच के अपनी चीजों को सैक्रिफाइस कर देना। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट ये होता है कि किसी प्ले, कोई भी ड्रामा, कोई भी पिक्चर पूरी उसके इर्द-गिर्द घूमती रहे। वो उस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर होता है, चाहे वो उसके अंदर हीरोइक क्वालिटी हो, चाहे उसके अंदर ना हो, लेकिन उस पे फोकस बनाया जाता है, ठीक है? ये होती है आप लोगों के प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि प्रोटैगोनिस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या रहता है जी? सेंट्रल कैरेक्टर रहता है। ठीक है जी? जिन लोगों को नहीं पता था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जरा ये देखिएगा, कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहला कैरेक्टर जो आप लोगों के सामने है, वो है मेजर मेजर पाउल पेटकोफ। आप लोगों को आर्म्स एंड द मैन के मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है मेजर पाउल पेटकोफ। ये बल्गेरियन आर्मी के मेजर हैं, साथ में चीफ हैं, यानी कि मेजर में भी सबसे बड़े हैं ये। ठीक है जी? अब कैथरीन पेटकोफ इनकी बीवी है और इनकी एक बेटी भी है जिसको हम रेना पेटकोफ कहते हैं, ठीक है? इस प्ले की हीरोइन है ये। और इसके अलावा निकोला नाम का एक पर्सन है। निकोला पेटकोफ फैमिली का एक नौकर है। ये बहुत ही वफादार है, लॉयल है पेटकोफ फैमिली के लिए, ठीक है? एक लूका नाम की लड़की इसमें देखने के लिए मिलेगी जो कि रेना से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन रेना एक पैसे वाली लड़की है, लूका एक सर्वेंट है पेटको फैमिली के यहाँ पर। ये लूका अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से शॉर्टकट लेकर अमीर होना चाहती हैं, क्योंकि इसे नौकर की जिंदगी नहीं बितानी। इसके अलावा आप लोगों को एक सर्जियस सारानोफ नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा। ये सर्जियस सारानोफ जो है, ये बल्गेरियन आर्मी के अंदर ही मेजर है, ठीक है जी? बल्गेरियन आर्मी के अंदर ही मेजर है और मेजर पाउल पेटकोक के साथ काम भी करता है। इसकी सगाई रेना से की जाती है। पेटकोक फैमिली की जो इकलौती बेटी है, उसके साथ इसकी सगाई हो रखी है प्ले के स्टार्ट में ही। इसमें एक इस प्ले का आप लोगों को प्रोटैगोनिस्ट देखने के लिए मिलेगा, हीरो देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम ब्लंट सली के नाम से जानते हैं। ब्लंट सली वैसे तो एक सेना का सैनिक है, लेकिन इसमें हीरोइक क्वालिटी नहीं है ना? ये वॉर से भी बचकर भाग जाता है, ये मौत से भी डरता है, ये गन चलाने से भी डरता है, सारी चीजों से ये डरता है। तो इसमें हीरोइक क्वालिटी नहीं है। एक इसमें रशियन ऑफिसर भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो एक नजर जरा भर के देख लीजिए इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को, फिर मैं इस कहानी को नरेट करना आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है? देख लीजिए भाई, सारे कैरेक्टर्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख लो भाई जल्दी।
अच्छा ये बताओ, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना भाई? ऐसा तो नहीं है तेज पढ़ा रहा हूँ, जल्दी पढ़ा रहा हूँ, देर से पढ़ा रहा हूँ? ठीक है। लो भैया, मंजू कह रही है प्रोटोगोनिस्ट किसको मानेंगे? मंजू प्रोटोगोनिस्ट जो मानेंगे, हम इसी को मारेंगे, मानेंगे जो ब्लंट सली है, कैप्टन ब्लंट सली है, उसको मानेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ये कहानी नरेट करने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस प्ले की जो शुरुआत होती है एक वॉर से होती है, एक वॉर से होती है। और वॉर जो है आपका लड़ा जा रहा है सर्बियन आर्मी के बीच में और बल्गेरिया नाम की आर्मी के बीच में। ये वॉर जो है वो लड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर 3 एक्ट है, मैंने आपको बता दिए हैं। जो पहले एक्ट की शुरुआत होती है वो नवंबर के महीने से होती है और 1885 में पहला एक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है नवंबर के महीने में। ठीक है, अब जो ये बल्गेरियन आर्मी है, जो बल्गेरियन आर्मी को लीड कर रहे हैं वो मेजर पाउल पेटकोव हैं और ये बल्गेरिया नाम की जगह के सबसे अमीर इंसान हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं कि ये जो आप लोगों के पाउल पेटकोव हैं, ये बल्गेरिया के सबसे अमीर आदमी हैं और जो इनका हाउस है, जो इनका घर है, वो नेचर की गोद में है। नेचर की गोद में से मतलब है कि इनका घर ऐसी जगह पर है जहां से बर्फ, पर्वत, खुले मैदानों का दृश्य बड़ी अच्छी से देखा जा सकता है। इनकी बेटी जो है रेना, वो सबसे टॉप फ्लोर पर रहती है, ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और वहां से नेचर का नजारा और भी अच्छे से देखा जा सकता है। ठीक है, पता नहीं हमारा घर कभी जिंदगी में ऐसा तो होगा या नहीं होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। और रेना जो है इस प्ले को स्टार्ट होने से पहले ही ये जो पेटकोक फैमिली की इकलौती वारिस है, इसकी सगाई एक दूसरे मेजर यानी कि सर्जियस सारानोफ से हो रखी है इस प्ले स्टार्ट होने से पहले ही। अब जो रेना है, अब जो रेना है, ये इस पे ये इसकी रेना अपने फियोंसे की जो बहादुरी है, ये बेशक मेजर है आर्मी के अंदर लेकिन इसकी बहादुरी पर क्या करती है, शक करती है। क्यों? क्योंकि ये भी रेना की तरह यूटोपियन के साथ साथ रोमांटिक नोवेल को पढ़ना पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये डाउट करती है। अब आते हैं इसके मेन प्ले पे कि ये जो प्ले स्टार्ट होता है, ये प्ले नाइट के समय से स्टार्ट होता है। कब से जी? नाइट के समय से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं आपको प्ले की स्टोरी बता रहा हूं। और जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो एक वॉर से होता है कि जो सर्बियन की सेना है वो बल्गेरियन सेना के साथ युद्ध कर रही है। अब लगभग लगभग ये युद्ध जो है ये अंत अंत पर आ रहा है, ये लगभग लगभग खत्म होने वाला है युद्ध। ठीक है, अब जो इसकी माँ है यानी कि रेना की माँ जो है कैथरीन, वो रेना से मिलने के लिए आती है और वो गुड न्यूज देती है रेना को कि तुम्हें पता है कि हमारी बल्गेरिया की सेना ने सर्बियन सेना को हरा दिया है। और ये जो वॉर है इसके हीरो कौन है? वॉर के हीरो जो हैं वो सर्जियस सारानोफ हैं यानी कि तुम्हारे फियांसे हैं, जो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ठीक है, तो रेना कहती है अच्छा ऐसी बात है, वो इतने बहादुर हैं? ठीक है, हाँ, वो कहती है हाँ वो इतने बहादुर हैं। और ऐसा कहकर ये कैथरीन पेटकोक जाने लगती है वहां से। लेकिन जाने से पहले ये अपनी बेटी रेना से कहती है कि देखो एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये सर्बियन सेना के कुछ फ्यूजिटिव यानी कि कुछ भगोड़े सैनिक जो हैं वो हमारे एरिया में आके छुप गए हैं। तो तुम अपने खिड़की दरवाजे को बेटा अच्छे से बंद कर लो रहना। अब इस कैथरीन को भरोसा नहीं है अपनी बेटी पर कि ये बंद करके भी सोएगी या नहीं। इसलिए जो ये कैथरीन है अपनी नौकरानी लूका को बुलाती है और कहती है कि सारे के सारे खिड़की दरवाजे रेना के कमरे के बंद कर दो। तो कैथरीन के कहने पर लूका सारे दरवाजे बंद कर देती है। जैसे ही लूका रेना के कमरे की खिड़कियां बंद करने के लिए चलती है तो रेना उसे मना कर देती है कि लूका मेरे कमरे की जो विंडोज हैं उनको तुम बंद मत करो, मैं उन्हें खुद बंद कर दूंगी, उनको तुम खुला छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद जो रेना की मदर है कैथरीन और लूका, ये दोनों बाहर चली जाती हैं। उस कमरे के अंदर कौन रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ रेना रह जाती है।
अब ये रीना क्या करती है, सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करती है और जो नाइट ड्रेस होती है ना, नाइटी वगैरह ये पहन लेती है। उसके बाद ये अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और एक कैंडल को जला लेती है और अपने हाथ में एक बुक ले लेती है ताकि इसे नींद आ जाए, ठीक है? लेकिन जैसे ही ये बुक पढ़ना स्टार्ट करती है तो उसे अपनी माता की बात याद आती है और वो अपने फियांसे का फोटो उठाती है, यानी कि सर्जियस का फोटो उठाती है किताब को साइड में रखकर और उससे कहती है फोटो से बात करते हुए कि क्या तुम सच में इतने बहादुर हो, ठीक है? क्या तुम सच में इतने बहादुर हो? ऐसा कहकर वो क्या सोचती है, ऐसा कहकर वो फोटो से बात करते-करते वो सो जाती है, ठीक है जी? अब थोड़े टाइम बाद वो सो जाती है तो रेना को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है जी? रीना को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या करती है फिर चद्दर तानती है और पूरी तरह से सो जाती है, ठीक है ना? चद्दर तानकर वो सो जाती है। अब समय बीतता जाता है, 1-2 घंटा बीत जाता है तो एक भगोड़ा सैनिक जिसे हम क्या कहेंगे कैप्टन ब्लंचली कहेंगे, वो पाइप से ऊपर की चढ़कर रेना के कमरे में आ जाता है। अब उसने रेना का कमरा ही क्यों चुना? रेना का कमरा उसने इसलिए चुना क्योंकि लास्ट टाइम वो अपने आप को छुपने की जगह देख रहा था, तो उसने शाम के समय पर रेना को विंडो पे खड़े होकर थे हुए देख लिया था, तो उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं रात को इस लड़की के कमरे में छुपने के लिए जाऊंगा, ठीक है? अब रीना जो है वो चद्दर तान के पूरी तरह से सो गई है। जब ये भगोड़ा उसके कमरे में आ जाता है तो रीना को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई ना कोई आ गया है, ठीक है? लेकिन रीना अपनी चद्दर को नहीं हटाती, कभी उसे ये भगोड़ा सैनिक पकड़ ले, ठीक है? अब ये भगोड़ा जब कमरे के अंदर आता है तो ये कमरे की कंडीशन को जानने की कोशिश करता है कि कमरे में कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो उसको मैच बॉक्स मिलता है ना? इस कैप्टन ब्लंटसली को मैच बॉक्स मिलता है, माचिस मिलती है और उस माचिस को उठाकर ये क्या करता है जी, जलाता है, ठीक है? माचिस को जैसे ही जलाता है तो ये उसके बाद ये देखता है कि यहाँ पर एक लड़की है और लड़की जैसे ही उठती है तो वो देखता है इस लड़की ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और वो भागने की कोशिश कर रही है बाहर की तरफ को। तो कैप्टन ब्लंटसली जो है उस पे पिस्तौल तान देता है कि कहीं नहीं भागोगी तुम, ठीक है? और कहीं नहीं भागोगी, अगर भागोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम कैंडल जलाओ। वो कहता है कहने पर कैंडल जला देती है। अब जैसे ही देखता है कैप्टन ब्लंशली कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो उससे कहता है कि तुम पहले ड्रेस अप हो जाओ, अपने कपड़े पहन लो। फिर ऐसा कहने के बाद उसकी ये जो बात है, इस रेना को बहुत पसंद आती है और फिर रेना भी इत्मीनान से बैठ जाती है कि ये बुरा इंसान नहीं है और वो भी अपनी पिस्तौल को फेंक देता है, कहाँ पर? रेना के बेड पर ही। क्यों? क्योंकि उसमें कारतूस तो थे ही नहीं, वो तो रेना को सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रहा था। अब जो ये रेना के कमरे में भगोड़ा सैनिक आया है, उससे उससे एक बात ये रेना पूछती है, किससे? ब्लंट सली से पूछती है कि क्या तुम सर्जियस सारानोफ को जानते हो? कि क्या तुम जानते हो उसे? वो कहता है हाँ, मैं उसे जानता हूँ और वो तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है ये, है ना? ब्लंट सली उसको क्रिटिसाइज़ करता है और इन दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाती है। अब ये जो कैप्टन ब्लंटसली है, ये रेना से के कमरे में चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ देखता है, तो रेना से कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ चॉकलेट ले सकता हूँ? रेना कहती है कि बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बैठे-बैठे वहाँ पर कुछ चॉकलेट खाता है और जो चॉकलेट वो नहीं खा पाता, उनको अपने जेब में भर लेता है, जैसे कोई स्कूल का बच्चा हो। इस बात को देखकर रेना और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उससे कि भाई देखो, ये तो सैनिक है और ये एक चॉकलेट की तरह, एक स्कूल के बच्चे की तरह चॉकलेट पसंद करता है, ठीक है? तभी दरवाजे पर नॉक 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 यानी कि कोई आता है। दरवाजे के रैना के कमरे में दरवाजे पर कौन आता है? एक तो कैथरीन, एक लूका और कुछ रशियन ऑफिसर आते हैं, कुछ रशियन ऑफिसर आते हैं। र तो वहाँ पर आते हैं तो ये रैना के कमरे में जो छुपा हुआ ब्लंटसली है, ये डर जाता है। तो रेना उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम पर्दे के पीछे जाकर कमरे में छुप जाओ, ठीक है? तो ये जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, तो रेना की माँ, लूका और ऑफिसर जो है रशियन ऑफिसर,
ये आकर रेना के कमरे की तलाशी लेते हैं और रेना से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई सैनिक तो नहीं आया, कोई भगोड़ा सैनिक तो नहीं आया। तो रेना मना कर देती है कि मेरे कमरे में कौन आएगा, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। ठीक है जी। अब ये सब लोग जाने लगते हैं तो रेना के कमरे में ये जो लूका है, ये लूका बेड पर पड़ी हुई पिस्तौल को देख लेती है और इसको पूरा शक हो जाता है कि रेना के कमरे में ही छुपा हुआ है वो जो भगोड़ा सैनिक है और कहीं वो नहीं है। ठीक है जी। अब ये रेना के कमरे से सब लोग चले जाते हैं तो रेना फिर उस बंदे को निकाल लेती है बाहर, यानी कि जो भगोड़ा सैनिक है बिलंडसली उसको बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम जो है इस पाइप से ही नीचे उतरकर चले जाओ। लेकिन जब ये जाने लगता है तो रेना उससे कहती है कि तुम मत जाओ, मेरा मन नहीं है तुम्हें भेजने का, तुम मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है। वो रुक जाता है। अब वो काफी थका हुआ होता है तो वो रेना के बेड पर ही सो जाता है। अब रेना इस सारी बात को बताने के लिए अपनी मदर के पास जाती है। ठीक है। और मदर को सारी बात जो है बता भी देती है कि मेरे कमरे में ही है वो भगोड़ा सैनिक जो है। ठीक है। और ऐसे ऐसे वो एक अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उसको बचा लिया। तो रेना की मदर यहाँ पर आती है तो वो पाती है कैथरीन की जो कैप्टन ब्लडसली है वो बेड पर सोया पड़ा है। तो पहले तो वो उसे सर कहकर सर कहकर उठाती है कि सर उठ जाइए प्लीज। फिर जब वो नहीं उठता तो वो उसे एनिमल कहकर वो उसे जानवर कहकर कहती है कि अरे जानवर उठ जा। ठीक है। तो ऐसे शब्द सुनकर रेना अपनी माँ कैथरीन से कहती है कि इस बेचारे को तुम जानवर क्यों कह रही हो, ये तो थका हुआ है इस वजह से ये सो गया है। तो जैसे ही रेना के मुंह से इतने पोलाइट वर्ड सुनती है ना, कि उसे वो पुअर डार्लिंग कह रही है, तो वो सरप्राइज्ड हो जाती है कैथरीन कि वो उसको ऐसे कैसे बोल रही है। ठीक है। कितने प्यार से उसको बोल रही है। तो मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग हो जाती है तो वो रेना के कमरे में जो सो रहा बिलंडसली है वो उठ जाता है और रेना कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है। रेना की मदर जो है इस पाउल पेटकोफ का एक पुराना सा कोट उसको देती है ताकि वो अपनी ड्रेस को छुपा सके, जो उसकी आर्मी की ड्रेस है उसको छुपा सके, उसको कोई ना पहचाने। ठीक है। उस कोट के अंदर रेना जो है एक अपना फोटो रख देती है। रेना अपना एक फोटो रख देती है एक छोटे से नोट के लिए, छोटे से नोट लिखकर कि ये फोटो मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए है। तो रेना उस सोल्जर को चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहकर बुलाती है। तो यहीं पर एक्ट फर्स्ट जो है वो आप लोगों का समाप्त हो जाता है। आई होप कि एक्ट फर्स्ट आपको समझ में आया है। अब मैं आप लोगों को एक्ट टू समझाऊंगा। एक्ट टू को भी आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है जी। क्योंकि ये कहानी आप लोगों को मैं इतने आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अब हर एक पॉइंट का मतलब ये भी है कि भाई जो आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है वो आप लोगों से डिमांड करता है डिटेल में पढ़ना, है ना। बिल्कुल हम टेक्स्ट तो पढ़ नहीं रहे लेकिन स्टोरी तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें जो हैं वो बिल्कुल समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको इस अब मैं आपको इस एक्ट के यानी कि फर्स्ट एक्ट के 4 months आफ्टर 4 महीने बाद जो है सेकंड एक्ट आप लोगों का शुरू होता है। सेकंड एक्ट आप लोगों का 4 महीने बाद शुरू होता है और उस समय आ जाता है आप लोगों का 1886, है ना। मार्च के महीने में आप लोगों का ये वाला एक्ट जो है वो शुरू होता है। ठीक है। अब जब शुरू होता है तो कैथरीन जो है ये जो रेना की मदर है ये अपने घर के कामों में व्यस्त है, ये अपने घर के काम कर रही है। ठीक है जी। लूका भी घर में कहीं ना कहीं छुपकर बैठी हुई है। क्यों छुपकर बैठी हुई है? क्योंकि इसे लूका को यानी कि जो घर की नौकरानी है लूका, इसे सिगरेट पीने की आदत है। तो ये जो है सिगरेट पी रही है छुपकर बैठ के। ठीक है। अभी अभी लोग जो है घर के जो लोग हैं उन्होंने आंगन में नाश्ता किया है। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अभी टेबल पर जो बर्तन है वो भी टेबल पर रखे हुए हैं। इतने में ही जो मेजर पैटकोफ है यानी कि 4 महीने बाद मेजर पाउल पैटकोफ ये वोर से वापस आ रहे हैं। वोर से वापस आकर देखते हैं कि
वो मतलब उस टेबल पर ही आकर बैठ जाते हैं जहां पर वो बर्तन रखे होते हैं। तो सबसे पहले लूका इस बात को नोटिस कर लेती है कि जो पाउल पेटकोफ हैं वो आ गए हैं। वो तुरंत जाती है और उस टेबल को साफ करती है और जाकर इन मेजर पाउल पेटकोफ के लिए एक वो लेकर आती है क्या जी, कॉफी, और एक लेकर आती है वो वाइन बोतल। ठीक है, एक कॉफी और एक वाइन बोतल लाकर मेजर पेटकोफ के सामने रख देती है। लीजिए सरकार, एंजॉय कीजिए। ठीक है जी। अब मेजर पेटकोफ क्या करते हैं, दोनों चीज लेते हैं, दोनों चीज मतलब कॉफी लेते हैं और कॉफी के अंदर थोड़ी सी वो वाइन भी डाल लेते हैं और उसको मिलाकर वो पी जाते हैं। अब इस बात को नोटिस करती है बाद में कैथरीन, कि कैथरीन सोचती है कि मेरे जो हस्बैंड है पाउल पेटकोफ वो आ चुके हैं। तो उनसे मिलने के लिए कैथरीन आंगन में जाती है। ठीक है जी। वहां जाकर जाते समय ये अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक बैल भी लेकर जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैल जो कैथरीन है उसने इसलिए ली है ताकि वो नौकरों को चिल्ला कर ना बुलाए। जैसे ही वो बैल बजाए तो उसके आसपास कोई नौकर आ जाए। ठीक है। अब ये बैल लेकर वो अपने हाथ में जाती है और जाकर अपने हस्बैंड मेजर पाउल पैटकॉक से बातें करती है। बातें करती है पहले वो युद्ध के बारे में कि वॉर आपका कैसा रहा, कैसे क्या क्या चीजें रही वॉर के अंदर। ठीक है, उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। और जब वो बातें होती हैं तो फिर वो ज्यादा देर तक बातें नहीं करती कैथरीन, फिर वो उस इलेक्ट्रॉनिक बेल के फीचर्स को गिनवाना शुरू कर देती है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है। इसे इसे बजाने से जो हमारे आसपास नौकर घूम रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और ये बैल अगर आप बजाओगे तो इससे आप सभ्य लगोगे, आपको नौकरों के ऊपर चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा और नौकर जो है आपके पास भी आ जाएंगे। अब ये एक मिलिट्री वाले अब ये एक मिलिट्री वाले पर्सन को सभ्यता सिखा रही है, डिसिप्लिन सिखा रही है, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो भाई साहब वो कहते हैं कि तुम सभ्यता की बात कर रही हो, तुम बात कर रही हो सभ्यता की। अरे तुम वो औरत हो, मैं आंगन में आकर बैठा हूं, यहाँ पर बाहर के लोग भी आते जाते होंगे, तुम में तो खुद सभ्यता नहीं है। तुम्हारे कपड़े देखो, कपड़े देखो, ये आंगन में सूख रहे हैं। एक औरत, सभ्य औरत कभी भी अपने कपड़े ऐसी जगह नहीं सुखाती जहां पर उनकी नजर, उन उन कपड़ों पे नजर बाहर के लोगों की भी पड़ जाए। तो तुम्हारे अंदर तो सभ्यता खुद नहीं है। मेजर पेटकोव देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं और टिपिकल हस्बैंड की तरह बात कर रहे हैं। वो कहते तुम्हारे अंदर तो सभ्यता खुद नहीं है। आगे कहते हैं और तुम्हारी दूसरी बुरी आदत यह है कि तुम रोज नहाती हो। एक सभ्य आदमी को पानी बचाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक ही बार नहाना चाहिए। मुझे देखो, मैं हफ्ते में एक बार नहाता हूं। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी के मन में ये डाउट है कि ना नहाने की वजह से कोई बीमार पड़ जाएगा या कुछ नुकसान हो सकता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। मेजर पेटकोफ जो है, मेजर पाउल पेटकोफ अपने फादर का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, मेरे पिताजी मेरे जो पिताजी हैं वो, मुझे तो याद ही नहीं है वो कब नए थे, और उनकी एज 98 ईयर्स थी जब उनकी डेथ हुई थी, और उनको बल्गेरिया के सबसे हेल्दी पर्सन में से काउंट किया जाता था। ठीक है, तो उनके बारे में मैं ये आपको बता देता हूँ, वो एक हेल्दी पर्सन थे और 98 ईयर्स तक जीते, और पता नहीं वो नहाए भी थे अपनी जिंदगी में नहीं नहाए थे। तो पानी बहाना भी एक बेवकूफी का इंसान है। अगर नहाना ही है तो हफ्ते में एक बार नहा लो। अब दूसरी तरफ ये लूका, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, लूका इस परिवार की नौकरानी है। ठीक है जी, यानी कि मेजर पाउल पेटकोफ का और कैथरीन का कॉन्वर्सेशन खत्म होता है। अब हम आते हैं लूका की तरफ को। लूका एक बहुत ही सुंदर लड़की है। इस सुंदर लड़की से इस घर का नौकर जो है निकोला, वो प्यार करता है और इस लूका से शादी करना चाहता है ताकि इस लूका को कोई भी बुरी नजर से ना देखे। ये सुंदर लड़की तो है ही। ठीक है, लेकिन ये जो लूका है इस निकोला को कहती है कि भाई तुम तो बोर्न सर्वेंट हो, यानी कि तुम एक नौकर की तरह पैदा हुए और नौकर की तरह ही मर जाओगे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, मैं एक सुंदर लड़की हूं और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन जो है वो एक अमीर लड़की बन जाऊंगी। तो इसने एक शॉर्टकट अपनाया। इस लूका ने क्या किया, एक अफवाह फैलाई कि मैंने सगाई कर ली है निकोला के साथ। अब जैसे ही ये अफवाह फैलती जाती है तो पेटकोक फैमिली का हर एक सदस्य
इस लूका को कोई ना कोई गिफ्ट देता है। यहां तक कि जो रेना है ये तो लूका को सोने के कंगन दे देती है ना। पाउल पेटकोव भी इसे काफी सारा पैसा देते हैं। इसके बाद ये लूका जो है बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि देखो हमने सगाई भी नहीं की और हमें बहुत सारा पैसा भी मिल गया, इतनी जल्दी से हमने पैसा कमा लिया। तो ये लूका खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जब मेजर पाउल पेटकोफ आंगन में बैठे हैं तो इनसे मिलने के लिए एक पर्सन आता है, सर्जियस सारानोव। सर्जियस सारानोव वही पर्सन है जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है रेना की, ठीक है। ये भी आता है और ये आकर अपने सीनियर से बातें करता है, मेजर पाउल पेटकोफ से, और कहता है कि हुजूर अब तो मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे अपने प्रमोशन दे दो। तो जो पाउल पेटकोफ है इसे प्रमोशन देने के लिए मना कर देते हैं कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। तो अब इस सारानोफ को, है ना, सर्जियस सारानोफ को गुस्सा आ जाता है और वो आर्मी से रिजाइन कर देता है कि भैया यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये रिजाइन कर देता है और रिजाइन करने का कारण कह देता है कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं ये कमजोर लोगों पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आर्मी से रिजाइन कर दिया है। और वो जाकर अपनी होने वाली सास कैथरीन से बता देता है कि मैंने आर्मी से रिजाइन कर दिया है, अब मैं कोई सैनिक नहीं हूं, ठीक है। इसी घर के अंदर रेना आती है किसके पास, सर्जियस सारानोव के पास आती है। सर्जियस सारानोव के पास आती है, इन दोनों को अकेले में बातचीत करने का मौका मिलता है। ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं क्योंकि शादी होने वाली है दोनों की, और घूमने का घूमने का भी प्लान बनाते हैं कि हम चलो घूमने के लिए कहीं चलते हैं। अब घूमने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली लड़कियों को तो तैयार होना होता है। तो रेना कहती है कि भाई तैयार तो होने दो। रेना जो है तैयार होने चली जाती है। अब रेना से भी जब रेना तैयार होने चली जाती है तो ये सर्जियस सारानोव वहीं पर उसका बाहर वेट करता होता है और उसकी निगाह पड़ जाती है किस पर, लूका पर। लूका पर निगाह पड़ जाती है तो लूका तो रेना से भी ज्यादा सुंदर लड़की है। तो इस ये सर्जियस सारानोव जो है इस लूका का हाथ पकड़ लेता है। लूका का हाथ पकड़कर वो लूका से प्यार भरी बातें करता है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसको वो हायर लव के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें हाई लव या हायर लव के बारे में पता है। वो कहती है ये किस तरह का होता है। वो बताता है कि ये एक इस तरह का प्यार होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्लेजर मिलती है और उसको करने के बाद हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। तो अब ये लूका समझ चुकी है ये किस तरह के प्यार के बारे में बात कर रहा है सर्जियस सारानोव। तो लूका उसे एक एकांत जगह पर लेकर चली जाती है और लूका समझ तो जाती है किस बारे में बात कर रहा है। तो लूका कहती है सर्जियस सारानोव से कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो सर्जियस सारानोव कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी सगाई एक बहुत ही बोरिंग लड़की रेना के साथ हो चुकी है, मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो वो कहती है रेना, ये रेना हमारे परिवार वाली, हाँ। तो लूका कहती है कि रेना से शादी मत करो। लूका इस बात को सर्जियस सारानोव से कहती है कि तुम रेना से शादी मत करो क्योंकि रेना एक लॉयल लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। रेना का अफेयर तो शायद एक भगोड़े सैनिक के साथ चल रहा है जिसे उसने अपने कमरे में छुपाया था। अब ये बात जब उसके मंगेतर सर्जियस सारानोव को पता चलती है कि उसी ने, यानी कि रेना ने उस भगोड़े सैनिक को अपने कमरे में छुपाया था, तो ये बात सर्जियस सारानोव को बहुत बुरी लगती है और इस बात को कंफर्म करने के लिए ये जो सर्जियस है ये रीना के पास ही चला जाता है, ठीक है जी। रीना के पास ही चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ घर के दरवाजे पर नॉक 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 होती है ना। अब दरवाजे पर सर्जियस तो चला गया कहां पर, रीना के पास। अब ये लूका दरवाजा खोलने चली गई। लूका जो है जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो ये देखती है कि कैप्टन ब्लंटसली जो है दरवाजे पर आया है, ठीक है। वही भगोड़ा सैनिक दरवाजे पर आया है और यहाँ पर अभी घर पे ये पाउल पेटकोव भी है। अगर पाउल पेटकोव को ये पता चल गया कि रेना ने और उसकी मदर ने अपने घर में एक भगोड़े सैनिक को छुपाया था तो इनकी खैर नहीं है।
तो इसलिए ये लूका जो है सबसे जाकर पहले बताती हैं कैथरीन को कि वो भगोड़ा सैनिक आज फिर से हमारे घर पर आया है। तो कैथरीन को डर लगता है और कैथरीन तुरंत जाती है ब्लंटसली के पास, कैप्टन ब्लंटसली के बाद, और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि मालकिन, मैं तो आपको सिर्फ ये कोट वापस करने के लिए आया हूँ। आप बहुत काइंड हैं, आपने मेरी मदद की थी। ठीक है? तो जैसे ही ये कहता है इस बात को, तो वो कहती है कि ठीक है, जल्दी से कोट दो और यहाँ से चले जाओ। और जल्दी से जाने के लिए इसे कह देती है। ठीक है? अब इस कैथरीन की बातों को कौन सुन लेता है? इसका हस्बैंड सुन लेता है, पाउल पेटकोफ। और उस कैप्टन ब्लंटसली को भी पहचान लेता है कि ये तो युद्ध में था। ठीक है? सर्बियन सेना की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है? तो मेजर पाउल पेटकोफ जो है इस कैप्टन ब्लंटसली को कहता है कि तुम अभी मत जाओ, तुम्हें हमारे समय कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, और तुमने युद्ध को फिनिश करवाने में जो है बहुत काफी अहम रोल निभाया था, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। ठीक है? अब ऐसी प्रार्थना करता है कौन? पाउल पेटकोफ। उसके घर में वो रुक जाता है। ठीक है? अब ये बात रेना को पता चलती है कि उसका चॉकलेट क्रीम सोल्जर एक बार फिर से उनके घर में आया है। तो रेना उससे मिलने की जाने की तैयारी करने लगती है कि मेरा चॉकलेट क्रीम सैनिक आया है। तो दूसरा एक्ट एक्ट जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात आती है तीसरे एक्ट की। एक्ट 3 शुरू होता है पाउल पेटकोफ की एक लाइब्रेरी से। इनके घर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है पाउल पेटकोफ के घर में। उसमें कुछ न्यूज़पेपर, कुछ फटी पुरानी मैगजीन पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर ज्यादा लाइब्रेरी के अंदर कोई भी पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ठीक है? अब रेना इसी लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो जो ये सर्जियस है, कैप्टन ब्लंटसली है, ये भी इसी लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो रेना इससे पूछती है कि जब तुम हमारे घर से गए थे तो उस कोट की जेब में, जो कोट तुम पहनकर गए थे, उस कोट की जेब में मैंने अपना एक फोटो डाल दिया था और एक छोटा सा लेटर डाल दिया था। क्या तुमने वो पढ़ा? तो ब्लंटसली कहता है कि नहीं, मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा। मैंने तो तुम्हारा कोट जाकर गिरवी रख दिया था ताकि मैं इसे सेफली आप तक पहुंचा सकूं, आपको लौटा सकूं। तो मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा। तो ये जो रेना है, ये नाराजगी जताती है कि मैंने इतने प्यार से अपना फोटो तुम्हारे कोट में रखा था और तुमने देखा तक नहीं। ठीक है? तभी वहां पर तभी वहां पर ये सर्जियस भी आ जाता है और कहता है कि रेना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और इस ब्लंटसली के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है और तुमने इस भगोड़े सैनिक को छुपाया था, और ये बात मुझे लूका ने कंफर्म भी कर दी है। तो अब क्या करता है ये सर्जियस सारानोफ, इस कैप्टन ब्लंटसली को ड्यूल के लिए कहता है कि तुम अगर इतने ही बहादुर हो तो मेरे साथ युद्ध लड़ो। ठीक है? तो युद्ध लड़ो। तो ये कैप्टन ब्लंटसली कहता है कि देखो, मेरी हेल्प रेना ने अपनी मर्जी से नहीं की थी उस दिन। बेशक मैं रेना के कमरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से हेल्प नहीं की थी। मैंने गन पॉइंट पे उससे मदद ली थी। उसने मेरी अपनी मर्जी से हेल्प नहीं ली थी। तो बीच में ये रेना भी कूद पड़ती है और सर्जियस सारानोफ से कहती है, देखो सुनो, ये तुमसे कोई ड्यूल नहीं करेगा, क्योंकि रेना जानती है कि ये ब्लंटसली जो है डरपोक किस्म का इंसान है, एक रोमांटिक किस्म का इंसान है, ये एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, एक अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। ठीक है? रेना बीच में कूदती हुई कहती है इस सर्जियस सारानोफ से कि तुम एंगेज तो मेरे साथ हो, शादी तो मेरे साथ करना चाहते हो, और शादी के बादे सर्जियस सारानोफ अभी बाहर आंगन में तुम किसके साथ कर रहे थे? लूका के साथ कर रहे थे। उसको ही तुमने गले लगा रखा था, उसका हाथों में हाथ डाल रखा था, है ना? और उससे तुम कह रहे थे तुम्हारी सगाई एक बोरिंग लड़की रेना से हो गई है। सब सुन लिया मैंने। देखो कितनी चतुर चालाक है ये। रेना ने सब सुन लिया था। तो इस सर्जियस सारानोफ की बोलती जो है बंद हो जाती है। अब इनकी सगाई टूट जाती है, यानी कि रेना की शादी अब किससे करी जाएगी? रेना की शादी कैप्टन ब्लंटसली से, चॉकलेट क्रीम सोल्जर से की जाएगी, और ये सर्जियस जो है ये लूका से शादी कर लेता है। लूका भी अब एक अमीर लड़की बन गई है, और इस शादी से जो ये मेजर पाउल पेटकोफ हैं, इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी की शादी तो एक अमीर इंसान से, कैप्टन ब्लंटसली से हो रही है। इसी के साथ ये तीसरा एक्ट भी समाप्त हो जाता है और खुशी-खुशी एक्ट समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है। ठीक है?
1 घंटे की क्लास हुई है, 8 लोग छोड़ के चले गए। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, ये सोच रहे होंगे कैसे हम एलटी की तैयारी करेंगे। भाई अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई के लिए ही तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ, निकोला इसमें बिल्कुल जो है अकेला रह जाता है। राइट, चलें भाई, फिर अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है, प्रीवियस क्लासेस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और आज की क्लास की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 का आंसर करना है कि अर्थर मिलर, जो हमने सबसे पहले दिन पढ़े थे, ठीक है, अर्थर मिलर जो सबसे पहले दिन पढ़े थे, उनका जन्म कब हुआ था? हाँ जी, आर्थर मिलर का जन्म जो हुआ था वो 17 अक्टूबर को हुआ था। 17 अक्टूबर को हुआ था 1915 में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। ये एक अमेरिकन राइटर थे। 20th सेंचुरी से, 20वीं शताब्दी से ये बिलोंग करते थे, और आपके सिलेबस में एक इनका वर्क लगा हुआ है जिसको हम ऑल माय सन्स कहते हैं। ऑल माय सन्स भी मैंने पढ़ा दिया है। ऑल माय सन्स आप लोगों का 1946 में लिखा गया था, 1947 में पब्लिश कराया गया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 2 का आंसर करना है कि व्हेन वाज यूजीन ओनील बोर्न। यूजीन ओनील भी एक आपके ड्रामेटिस्ट हैं, और अमेरिकन ड्रामेटिस्ट ही हैं। इन्हों का एक वर्क लिखा हुआ है आप लोगों का, जो एलटी ग्रेड में लगा हुआ है, दी हेरी एप। दी हेरी एप, जो आप लोगों का 1922 में आया था। 1922 में आप लोगों की वेस्टलैंड नाम की एक पोयम भी आई थी जिसको टीएस इलियट ने लिखा था। ठीक है, अब ये यूजीन ओनील जो हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। राइट, और ये वो राइटर हैं जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यूजीन ओनील हैं, इनका जन्म 16 अक्टूबर को हुआ था 1888 में, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अब 1888 में एक और राइटर हैं जिनका नाम है टीएस इलियट। टीएस इलियट का जन्म भी 1888 में हुआ था। एक राइटर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ जो है वो 1888 में ही हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 का आंसर करना है। व्हेन वाज जीवी सो बोर्न। जीवी सो, जिन्हें आज ही हमने पढ़ा है, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है जी, आप लोगों को ये बताना है। फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ कि जीवी सो आप लोगों को 19th सेंचुरी में बोर्न हुए थे, है ना, फर्स्ट हाफ के बाद में। सेकंड हाफ में इनका जन्म हुआ था, और ईयर थी 1856। राइट जी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म जो हुआ था वो 26 जुलाई 1856 को हुआ था, है ना। इनके पिताजी का नाम जो था वो जॉर्ज कार था, जॉर्ज कार शो था। इन्होंने, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, इन्होंने 1876 में अपने नेम में से जॉर्ज हटा दिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले राइटर हैं? जल्दी से बताओ। मैंने ये चीज आपको विलियम शेक्सपियर से कनेक्ट कर कर बताई थी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जैसे विलियम शेक्सपियर आपके 2 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ना, 16th और 17th से, ऐसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी हैं। ये आपके 2 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, लेट 19th सेंचुरी से और 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले ये राइटर हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को आंसर करना है कि व्हेन वाज ग्रीस कर्नाड बोर्न। ग्रीस कर्नाड कब बोर्न हुए थे? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीस कर्नाड जो हैं, ये आप लोगों के एक इंडियन राइटर हैं, एक इंडियन राइटर हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बताइए जल्दी से। जी, ग्रीस कर्नाड का जो जन्म हुआ था वो 19, है ना, 19 मई को हुआ था 1938 में। और कहां पर हुआ था जी? महाराष्ट्र में,
हुआ था। ग्रीस कर्नाड ने हमारे एल्टीग्रेड में लगा हुआ एक प्ले जिसको हम हयावेदाना कहते हैं, वो लगा हुआ है जो आप लोगों का 1971 में आया है। ग्रीस कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड मिला था, कब मिला था? 1974 में। ग्रीस कर्नाड को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 1992 में। ग्रीस कर्नाड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1994 में। ग्रीस कर्नाड को कालिदास सम्मान अवार्ड मिला था 1998 में। ग्रीस कर्नाड को ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसे हम वैसे ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, उसको वो मिला था 1998 में। ठीक है जी। तो ये इतने अवार्ड्स आप लोगों को ग्रीस कर्नाड के लिए जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को आंसर करना है कि व्हाट वाज यूजीन ओनील ऑक्यूपेशन, या फिर सेंचुरी ही बिलोंग्स टू। ये किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले राइटर थे ये बताना है, या इनके ऑक्यूपेशन यानी कि ये किस किस तरह के लिटरेरी वर्क्स को लिखा करते थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जन्म 1888 में हुआ है, जिस ईयर में टी.एस. इलियट का भी जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो है आपके 20th सेंचुरी से, ये जो है आपके 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक प्लेराइट हैं, अमेरिकन प्लेराइट हैं। इन्होंने ही आपका वर्क, यूजीन ओनील ने ही द हेरी एप को लिखा है। मैंने आपको हेरी एप 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ यूजीन ओनील्स फादर। यूजीन ओनील के फादर का नाम क्या था? देखो, जॉन शेक्सपियर तो आपके विलियम शेक्सपियर के पिताजी हैं। ठीक है। आर्थर मिलर के पिताजी का नाम ये रहा, इसिडोर मिलर। और जेम्स ओनील जो है, ये आप लोगों के जो हैं, ये जॉर्ज ओनील के फादर हैं। अब फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जॉर्ज ओनील जो हैं 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक प्लेराइट हैं, और इनको 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। बताइएगा, व्हेन डिड जीवी शो गेट द नोबेल प्राइज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला था? बताइए जल्दी से। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में एलटी के डब्ल्यू बी ईट्स भी हैं। डब्ल्यू बी ईट्स को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1923 में मिला था। इसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में मिला था। उसके बाद 1932 में मिला था किसको जी? जॉन गाल्सवर्दी को मिला था। 1948 में नोबेल प्राइज टी.एस. इलियट को मिला है। 1949 में जो मिला है वो फोकनर को मिला है। और 1954 में जो मिला है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला है। 1983 में विलियम गोल्डिंग को मिला है। अच्छा, एक तो इसमें रह ही गया, 1936 में यूजीन ओनील को मिला है। ठीक है। तो ये रिवीजन के तौर पर बार बार हम इन्हें रखते चलेंगे। और भी राइटर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिले हैं, जैसे जैसे हम लोग कवर करते चले जाएंगे हम लोग उन्हें भी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक बार क्या मिला था जी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक बार ऑस्कर अवार्ड मिला था। वो किस ईयर में मिला था ये आप लोगों को बताना है। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, जो कि जिनका जन्म 1856 में ड्यूबलिन नाम की जगह पर हुआ था, और ये आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था, और 1939 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ठीक है जी। चलिए, ये बात याद रखना है कि इन्हें ऑस्कर अवार्ड जो मिला है वो 1939 के अंदर मिला है। राइट। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10 का आंसर करना है कि ग्रीस कर्नाड की बर्थ ईयर क्या है। देखो, साथ साथ हम राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करते चल रहे हैं, राइटर के वर्क्स को डिस्कस करते चल रहे हैं, उनके जोनर को, उनके अचीवमेंट को, हम लोग उनकी सेंचुरी को, उनके ऑक्यूपेशन को सब डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। When did ग्रीस कर्नाड born? ग्रीस कर्नाड का जन्म कब हुआ था? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रीस कर्नाड जो हैं ये एक इंडियन राइटर हैं, और इनका जन्म 19 मई 1938 को हुआ था। ठीक है। इनको याद रखने की ट्रिक ये लगा सकते हैं कि देखो, 19 मई को इनका जन्म हुआ था और 1938 में हुआ था। 19 दूनी कितने होते हैं? 38। तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाते रहना,
भाई साहब जो याद रहे 19 मई को हुआ था 1938 में, राइट। 17 अक्टूबर को तो किसका जन्म हुआ था जी? आर्थर मिलर को हुआ था। आर्थर मिलर का जन्म जो हुआ है वो 17 अक्टूबर को हुआ है 1915 में। और अक्टूबर 16 1888 में किसका जन्म हुआ है? यूजीन ओनील का हुआ है। और 23 अप्रैल को तो विलियम शेक्सपियर का हुआ है 1564 में। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11 का आंसर करना है कि इन विच ईयर जॉर्ज बर्नार्ड शो ड्रॉप्ड हिज फर्स्ट नेम जॉर्ज। उन्होंने फर्स्ट नेम जो था जॉर्ज वो किस ईयर में ड्रॉप कर दिया था? देखो उनकी मदर जॉर्ज बर्नार्ड शो की जो मदर है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़कर 1872 में वो चली गई थी, है ना, रॉबर्ट ली के पास, अपने लवर के पास। तो उसके बाद ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शो थे अपनी मदर से इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने 1876 में ही ये डिसाइड कर दिया था कि वो अपना करियर राइटिंग में और जर्नलिज्म में अब वो बनाएंगे, ठीक है। और इसी ईयर में उन्होंने अपना फर्स्ट नेम भी ड्रॉप कर दिया था 1876 में, और उनको फिर हम बर्नार्ड शॉ के नाम से जानने लगे। उसके अलावा आप लोगों को व्हाट इज यांक, यंक्स रियल नेम, यंक आप लोगों को यंक का आप लोगों को रियल नेम देखने के लिए मतलब बताना है। यंक का एक करेक्टर है जो यूजीन ओनील के प्ले दी हेरी एप, दी हेरी एप के अंदर आया था। ही हेरी एप जो है वो आप लोगों का 1922 में आया था और इसके अंदर टोटल आप लोगों के 8 सीन्स हैं। कितने सीन्स हैं जी? 8 सीन्स हैं टोटल, ठीक है। तो इस कहानी का जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो ओशियन लाइनर का यानी कि एक शिप के अंदर जो मजदूरों का और जो लीडर है वो बॉब स्मिथ है, ठीक है जी, बॉब स्मिथ। उसका डॉक्यूमेंटेड नेम क्या है? बॉब स्मिथ है। प्ले के अंदर हम उसे यांक कहते हैं, रॉबर्ट यांक स्मिथ उसका नाम है, ठीक है जी। और डॉक्यूमेंटेड नेम क्या है? बॉब स्मिथ है। बच्चे कह रहे हैं सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। 2-3 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। कैसे याद नहीं हो रहा? सब कुछ तो होता चल रहा है। डेली हम रिवीजन करते हैं ना, उस वजह से। Which work of George Bernard Shaw became the first to be performed on stage? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले राइटर हैं जिनका जन्म 1856 ड्यूबलिन आयरलैंड में हुआ था। इन्हों के सबसे पहला जो वर्क है जो स्टेज पर परफॉर्म हुआ था वो उसका नाम था विडोअर्स हाउस, जो कि 1892 में परफॉर्म कराया गया था, ठीक है। आप लोगों ने जो आज प्ले पढ़ा है जिसको हम आर्म्स एंड द मैन कहते हैं वो आप लोगों का 3 एक्ट्स का, कितने एक्ट्स का? 3 एक्ट्स का एक कॉमेडी है जिसको 1894 में स्टेज पर परफॉर्म कराया गया था, राइट। तो फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज वाज विडोअर्स हाउस बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो, ठीक है। हाउ मेनी प्लेस डिड जॉर्ज बर्नार्ड शो राइट? देखो जॉर्ज बर्नार्ड शो के कितने प्ले राइट किए थे? जॉर्ज बर्नार्ड शो ने एग्जैक्ट फिगर आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो 63 कुछ कंसीडर करके चलते हैं स्कॉलर, लेकिन हम इसे ओवर 60 कहें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्लेस के ऊपर डिस्प्यूट होता है कि ये लिखा है उन्होंने या लिखा है। तो ओवर 60 प्लेस जो थे, मोर देन 60 प्लेस इन्होंने लिखे थे जॉर्ज बर्नार्ड शो ने, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि जो आर्थर मिलर थे, आर्थर मिलर की एक प्लेराइट की तरह रेपुटेशन किस प्ले से सेट हुई थी? देखो आर्थर मिलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1915 में, जिस ईयर में गांधी जी जो है इंडिया वापस आए थे, ठीक है। आर्थर मिलर का जन्म जो हुआ था वो 1915 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ था और आर्थर मिलर को 1949 में पुलिट्जर प्राइज भी मिला है। मैं बार बार चीजों को बोल बोल कर इसलिए बताता हूं ताकि चीजें आपको याद रहें। आर्थर मिलर ने अपना जो राइटिंग करियर था उसको गिव अप करने की ठान ली थी, लेकिन लेकिन जब इन्हों का वर्क आया, क्या वर्क, कौन सा वर्क आया? ऑल माय सन्स। तो ऑल माय सन्स जो है ये एक ऐसा प्ले मिला जिसको 328 बार स्टेज पर परफॉर्म कराया गया। इसी प्ले से, इस ऑल माय सन्स से जो इन्होंने 1946 में लिखा, 1947 में जिसको जो है परफॉर्म कराया गया,
इससे इनकी रेपुटेशन बन जाती है एज ए प्ले राइट, ठीक है। तो इसी से इनको फेम मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, एलटी ग्रेड के लिए ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को ये बताना है, एक टर्म है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कोइन किया था, इसका नाम है बार्डोलेटरी टर्म, ठीक है जी। बार्डोलेटरी टर्म जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किसके लिए किया था, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कहा था जी। देखो ये बार्डोलेटरी टर्म जो है, ये टर्म जॉर्ज बर्नार्ड शो ने विलियम शेक्सपियर के लिए, या फिर कहें जो उन लोगों के लिए कहा था जो शेक्सपियर की ब्लाइंडली वर्शिप करते हैं, उसको एक्सेसिव प्रेज करते हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा उनकी प्रेज करते हैं। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि इस टर्म को किसने कोइन किया है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वाज द हेरी एप पब्लिश। देखो बातों बातों में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता रहता हूं और वो रिवाइज होते रहते हैं, और ये इतनी बार रिवाइज करा दूंगा जब आपके बैच को चलते हुए 2 महीने हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों की फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। देखो जो तो फेरी एप है, ये किसने लिखा है, यूजीन ओ नील ने लिखा है, ठीक है जी, यूजीन ओ नील ने प्ले लिखा है ये, और 1922 में ये प्ले आया है, और टोटल इसमें, ठीक है, टोटल इसमें 8 सीन्स हैं, और ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम 1971 की बात करें तो 1971 में आप लोगों का हाया वेदाना आया है, ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। और 1909 की, इसकी 1946 की अगर हम बात करें तो इस ईयर में आप लोगों का कौन सा प्ले आया है, ये प्ले आप लोगों का आया है जी ऑल माय सन्स। और 1909 में तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स को पब्लिश कराया गया था, साथ ही उनकी एक पोयम थी जिसको हम ए लवर्स कंप्लेंट के नाम से जानते हैं, वो भी पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। ओहो, इस क्वेश्चन का तो आंसर ही पहले आ गया, है ना, धोखा हो गया हम लोगों के साथ, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सबटाइटल या फिर अनोदर नेम या अनोदर टाइटल ऑफ द प्ले द हेरी एप बाय यूजीन ओनील। देखो यूजीन ओनील जो थे, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक अमेरिकन राइटर थे, जिनका जन्म 1888 में हुआ है। इनको 1936 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका जो प्ले था जिसको हम द हेरी एप के नाम से जानते हैं, उसका अनदर टाइटल जो था आप लोगों का एक कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ था। इस यहाँ पर सी जो दिया गया है व्हाट यू विल, ये तो आपके विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट का अनदर टाइटल है। और जब हम बात करते हैं ऑल इज ट्रू की, तो ऑल इज ट्रू हम लोग हेनरी एट्थ का, जो आप लोगों का हेनरी एट्थ है, उसका अनोदर टाइटल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 19 का आंसर करना है, कि आप लोगों को ये बताना है कि हु सिंग्स द सॉन्ग, कि इस सॉन्ग को कौन गाता है, किस प्ले के अंदर गाता है। देखता हूं कितने बच्चे इसे करेक्ट आंसर करते हैं। हाँ जी, हु सिंग्स द सॉन्ग ओ विस्की इज द लाइफ ऑफ मैन, विस्की और जॉनी, इस बात को कौन गाता है। वाओ, अरे बहुत बेहतरीन, यानी कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है वो सही आ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है लौंग, ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है लौंग, और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है पैडी, ठीक है। देखो आप लोग, कभी कभी गलती हो जाती है, ये बात सही है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये जो प्ले है, ये द हेरी हेरी एप की लाइनें हैं, जो कि यूजीन ओनील ने लिखा है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल परसों ये प्ले पढ़ाया था, ठीक है। उसके अंदर जो बियर के लिए सॉन्ग गाता है, जो बियर के लिए सॉन्ग गाता है वो लॉन्ग गाता है, लेकिन पैडी जो गाता है, पैडी जो गाता है वो
मतलब बियर के लिए जो सॉन्ग गाता है वो एक मजदूर गाता है और वो लोंग के साथ रहता है। और पैडी जो सॉन्ग गाता है, वो पैडी जो सॉन्ग गाता है वो ये वाला गाता है कि ओ विस्की इज द लाइफ ऑफ मैन, विस्की ओ जॉनी। ठीक है, पैडी इस बात को गाता है और ये एक आयरिश पर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा कि हु सिंग्स द सॉन्ग इन द प्ले द हेरी एप बाय यूजीन ओनील। यूजीन ओनील के प्ले के अंदर आप लोगों को एक और सॉन्ग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस सॉन्ग को कौन गाता है? देखो, आप लोगों से एग्जाम में ये लाइन दे दी जाएगी, ये लाइन, ये कोटेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा कि ये किस प्ले से कोट है। वहां पर आपको 4 ड्रामेटिस्ट के नाम मेंशन कर दिए जाएंगे और ABCD के रूप में आपको प्ले का नाम बताना है। तो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि द हेरी एप, जिसको यूजीन ओनील ने लिखा था, है ना, द हेरी एप आप लोगों का 1922 में आया है 8 सीन के अंदर। यूजीन ओनील 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले ड्रामेटिस्ट हैं, 1936 में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये जो आपका सॉन्ग है, इसे एक जो ओशियन लाइनर है या फिर आप कहो जो शिप है, शिप के अंदर एक लड़का गाता है, एक मजदूर गाता है और वो ये बात कहता है कि फार अवे इन कनाडा, फार अक्रॉस द सी, देयर इज ए लैस हु फाउंडली वेट्स मेकिंग ए होम फॉर मी। ठीक है, तो ये वाला जो कोट है आप लोगों का, ये एक लेबर गाता है, एक यांक का मजदूर गाता है और कहता है कि समुद्र के उस पार कनाडा में एक लड़की मेरा इंतजार कर रही है, जिसको यांक डांटते हुए कहता है कि लड़कियां किसी का इंतजार नहीं करती, वो एक ना एक दिन मूव ऑन कर ही जाती हैं। ठीक है, तो हमारा घर तो ये सिप ही है, इसी से प्यार कर, अपने काम से प्यार कर। तो लड़कियों के चक्कर में मत पड़, अपने काम के चक्कर में पड़ मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि हु सेड नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। इस बात को कौन कहता है कि नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन किंग लियर? ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का। इस बात को जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और वो एक आयरलैंड में हुआ था, डुबलिन नाम की जगह पर। ठीक है जी, अब ये जो पर्सन थे, इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था और 1939 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है जी, तो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने इस बात को कहा था। एक और ऐसा ही कमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हु विश्ड, यानी कि कौन, किसने ये बात विश की थी कि आई विश आई कुड राइट ए प्ले राइट लाइक ट्वेल्थ नाइट। तो इसका आंसर आपको इसलिए पता है क्योंकि आप यूपी टीजीटी की तैयारी लंबे समय से करते हुए आ रहे हो, तो इस तरह के कोर्स तो आप लोगों के रटे हुए हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो को आज हम पढ़ रहे थे, तो इस वजह से ये कोट मैंने आप लोगों के यहां भी कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 23, यानी कि एक क्वेश्चन आपको चलो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। 23 बताइए कि हाउ मेनी सीन्स आर इन द प्ले द हेरी एप। द हेरी एप यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया है, जिसको 1922 में लिखा गया है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कितने सीन हैं, कितने एक्ट हैं? कोई बताएगा कि कितने एक्ट हैं या फिर कितने सीन्स हैं? ठीक है, कितने एक्ट या कितने सीन्स हैं इसके अंदर, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये रिवीजन से ही हम लोग सीखेंगे। बुक इतना नहीं सिखा पाएगी आप लोगों को, क्योंकि इतना प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस बुक नहीं करा पाएगी। तो बिल्कुल ये आप लोगों का, इसके अंदर एक्ट तो है ही नहीं, इसके अंदर जो एक्ट है वो तो है ही नहीं। इसके अंदर 8 सीन्स हैं आप लोगों के, इसके अंदर ओनली 8 सीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 23 का आंसर करना है कि हैयवदाना इज इंस्पायर्ड बाय ए शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम विच नोवेल। हैयवदाना, जिसको ग्रीस कर्नाड ने, है ना, 1971 में लिखा था। हैयवदाना एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसका गले से नीचे का हिस्सा इंसान का और गले से ऊपर का हिस्सा जो है वो एक घोड़े का होता है। ठीक है, और ग्रीस कर्नाड ने 1971 में इसको, हैयवदाना को, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था, है ना।
तो इससे ये किस वर्क से इंस्पायर्ड थे? मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि थॉमस मान का एक वर्क है जिसका नाम है दी ट्रांसपोज्ड हेड्स, इससे वो इंस्पायर्ड थे। और जो थॉमस मान थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? वो एक संस्कृत के टेक्स्ट कथा सरित सागर से इंस्पायर्ड थे। आई होप कि ये चीज अब धीरे धीरे आपको रटती हुई जा रही है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 24 का आंसर करना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले था जिसको आज ही हमने डिस्कस किया है, जो कि 3 एक्ट का एक प्ले है जिसकी सेटिंग आप लोगों की 1885 में देखी जाती है। ठीक है, नवंबर के महीने से उसकी सेटिंग देखी जाती है 1885 में। 3 एक्ट में लिखी हुई क्या है जी? एक कॉमेडी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई, जिनका जन्म 1856 में हुआ था। 19th सेंचुरी यानी कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले वो राइटर थे। ठीक है जी, तो उनका ये आर्म्स एंड द मैन जो प्ले था ये 1894 में प्रोड्यूस कराया गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है, वैसे 26 हो चुके हैं, कि ग्रीस कर्नाड को कालिदास सम्मान अवार्ड जो है वो कब मिला था? बताइए। ये बात तो मैंने बहुत बार आपको बताई है, आज की क्लास में भी एक बार बातों बातों में ही बताइए। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। देखो, ग्रीस कर्नाड को एक नहीं बहुत सारे अवार्ड मैंने आप लोगों को बताए थे, जिसमें से नोटेबल अवार्ड को मैं डिस्कस करा देता हूं या रिमाइंड करा देता हूं कि ग्रीस कर्नाड का हयावदाना हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि 1971 में आया है। पद्मश्री अवार्ड ग्रीस कर्नाड को 1974 में, पद्म भूषण 1992 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 94 में, ज्ञानपीठ अवार्ड आप लोगों को 1998 में, और कालिदास सम्मान अवार्ड आप लोगों को इनको जो मिला था ग्रीस कर्नाड को 1998 में मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 26 का आंसर करना है कि विच करेक्टर इज नॉट फ्रॉम द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन के अंदर आपको कौन सा करेक्टर नहीं देखने के लिए मिलता है? करेक्टर भी आप लोग देख लीजिएगा कि आर्म्स एंड द मैन 3 एक्ट में लिखी हुई एक कॉमेडी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी हुई, जिसको 1894 में प्रोड्यूस कराया गया था। उसके अंदर आप लोगों को मेजर पैटकोफ देखने के लिए मिलते हैं, उनकी वाइफ कैथरीन, रेना इकलौती उनकी बेटी, निकोला एक सर्वेंट है, लॉयल सर्वेंट है पैटकोफ फैमिली का, लूका एक ब्यूटीफुल लड़की है जिसे बहुत जल्दी अमीर बनना होता है और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके क्या बनना चाहती है? मतलब अमीर बनना चाहती है। ठीक है, सर्जियस सारानोफ जो है ये रेना का मंगेतर है। कैप्टन ब्लंटसली जो है प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले है द आर्म्स एंड द मैन का। ठीक है, पैडी जो करेक्टर है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है किसमें जी? द हेरी एप में। द हेरी एप एक और प्ले है जिसको 1922 में यूजीन ओनील ने लिखा था। राइट, तो इसमें आप लोगों का ये पैडी आंसर सही रहेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि सारे प्ले के आप लोगों के करेक्टर्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। ऐसा ही एक और आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि विच करेक्टर इज नॉट फ्रॉम द प्ले द हेरी एप, यानी कि अब आप लोगों के सामने हेरी एप के करेक्टर लिखे हुए हैं। हाँ जी, आंसर करिएगा। है, एक बच्चा कह रहा है बस करो प्रभु। ठीक है, बस करते हैं। वैसे भी 27 ही थे, लास्ट में ही जाकर बोला है आपने। बस करें भाई, यहीं छोड़ दें? ठीक है, बिल्कुल। देखो, द हेरी एप जो है ये आप लोगों का 1922 में आया है। 8 सीन्स के अंदर है। यांग किसका प्रोटोगोनिस्ट है? शिप के अंदर जितने भी मजदूर होते हैं उनका लीडर है। मस्कुलाइन बॉडी होती है। ठीक है,
और इसमें पैडी जो होता है ये आयरिश पर्सन होता है और ये अपने वर्क को ज्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप लोगों को ये एक तो देखो, ये एक तो सर्जियस सारानोफ भी नहीं मिलता देखने के लिए। ठीक है, सर्जियस सारानोफ तो आप लोगों को कहाँ मिलता है, ये आप लोगों को हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, द आर्म्स एंड द मैन में मिलता है। लूका भी नहीं मिलती। देखो आप लोग यहाँ पर एबीसीडी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं है ताकि आप लोग एक से ज्यादा ऑप्शन भी अगर हो तो मतलब एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मेरा काम है रटवाना। ठीक है, चीजों को बताना कि दो ऑप्शन आप लोगों के ऐसे हैं कि जो हेरी ऐप के अंदर नहीं है। लोंग आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो मार्क्सवादी बातें करता है। मिल्ड्रेड डगलस जो इस यांग को फिल्दी बीस्ट या फिर फेरी एफ कहकर बुलाती है। ठीक है ना, ये एक स्टील कंपनी के मालिक की बेटी होती है। मिल्ड्रेड की आंट भी इसमें होती है और सेकंड इंजीनियर जो इनको स्टॉकहोल्म में लेकर जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का एक तो लूका हो गई और एक सर्जियस सारानोफ हो गया। दो करेक्टर हैं ये जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं भाई, फिर ज्यादा हो जाएगा, बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, ये बात मुझे बता दीजिए। कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दो। अब बस कर दो सर जी, कर दिया भाई, बस तो कर दिया, मना तो कर दिया, थैंक यू तो कर दिया। देखो भाई, एलटी में पास होना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, टाइम भी देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।